आज हम इंटरमीडिएट ट्वेल्थ में आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो डेरिवेटिव के एप्लीकेशन आप स्टार्ट करेंगे। आज एक नया टॉपिक है जो हैवी वेटेज है, थोड़ा सा एग्जाम में इसमें ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अच्छे खासे नंबरों में आता है, चाहे जो बोर्ड हो आपका, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे ठीक है आईसीएसई बोर्ड हो, सब में जो है हैवी वेटेज का होता है। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स को चेक करेंगे, ठीक है। आपने अभी तक डी वाई बाई डी एक्स पढ़ा है, तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। देखो डी वाई बाई डी एक्स की एक जियोमेट्रिकल मीनिंग होती है। सबसे पहले 3 तरीके की मीनिंग होती है डी वाई बाई डी एक्स की। मैं पहली मीनिंग हो जाएगी आपकी जियोमेट्रिकल, ठीक है। इसकी पहली मीनिंग होगी आपकी क्या, जियोमेट्रिकल। चलो देखते हैं, ऐसे लिखेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग, मेट्रिकल मीनिंग। अगर जियोमेट्रिकल मीनिंग की बात करें, इसको ऐसे कुछ लिखो तो नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। नोट्स इसी से बना लो, ठीक है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, देखो देखो मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे नोट्स बनाए तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसकी पहली मीनिंग है आपकी जियोमेट्रिकल मीनिंग। जियोमेट्रिकल मीनिंग, जियोमेट्रिकल मतलब ज्यामितीय व्याख्या, ठीक है। इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है, ठीक है। तो अब देखो इसका ज्यामितीय अर्थ ये है कि जैसे मान लो ये आपका सबसे पहला काम, ये मान लो एक आपका ऐसे कोई कर्व है, ठीक है। ये एक्सिस है और ऐसे कोई एक कर्व दिया गया है, ऐसे, ठीक। y इज इक्वल टू एफ एक्स, ग्राफ है y इज इक्वल टू किसका, एफ एक्स। अगर इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट खींचे, क्या खींचे, टेंजेंट, ठीक। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, स्लोप कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्लोप। तो डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग जो होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है, वो होता है टेंजेंट ऑफ स्लोप। क्या कहलाता है आपका, टेंजेंट ऑफ स्लोप, स्लोप, ठीक। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ स्लोप, ठीक है। स्पर्श रेखा की ढाल, क्या कहेंगे इसको, स्पर्श रेखा की ढाल हिंदी में, ठीक। स्पर्श रेखा की ढाल, इसको कहते हैं हम डी वाई बाई डी एक्स। स्पर्श रेखा की ढाल को हम क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ये आपकी वो होती है, ठीक। सेकंड होती है मैथमेटिकल मीनिंग। क्या होती है आपकी, सेकंड मीनिंग होती है आपकी मैथमेटिकल मीनिंग। चलो देखो उसको देखते हैं, मैथमेटिकल मीनिंग क्या होती है। मैथमेटिकल मीनिंग, अगर मैथमेटिकल मीनिंग की हम बात करें तो मैथमेटिकल मीनिंग की जो पढ़ी है आपने, वो ये पढ़ी है कि एफ डैश एक्स अगर निकालना होता है तो आप क्या निकालते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर लिखते हैं एफ एक्स प्लस एच, क्या निकालते हैं, एफ एक्स प्लस एच और माइनस का एफ एक्स अपॉन में एच। ये मैथमेटिकल मीनिंग है। आप ऐसे आप डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है। अब एक थर्ड पढ़ी है आपने फिजिकल मीनिंग, तीसरी पढ़ी है क्या, फिजिकल मीनिंग। 3 तरीके की मीनिंग होती है डी वाई बाई डी एक्स की, ठीक है। तो तीसरी मीनिंग होती है आपकी फिजिकल मीनिंग। चलिए देखते हैं, थर्ड मीनिंग है आपकी फिजिकल मीनिंग। ऐसे आप नोट्स बना लेंगे, फिजिकल मीनिंग, ठीक। अब फिजिकल मीनिंग क्या होती है, देखो फिजिकल मीनिंग होती है इंस्टैंटेनियस चेंज। डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, ठीक, डी वाई बाई डी एक्स लिखा ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस चेंज इन वाई, इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कहते हैं, ठीक है। इंस्टैंटेनियस चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर है। इंस्टैंटेनियस चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हम कहते हैं इसको फिजिकल मीनिंग, ठीक है। जैसे फिजिकल मीनिंग में एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे आपको लिखा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डी वी बाई कितना, डी टी। तो इंस्टैंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब ये तो हुआ ना, ठीक है। इंस्टैंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन, क्लियर है, ठीक। तो ये फिजिकल मीनिंग हो गई। मतलब आपको डी वाई बाई डी एक्स की 3 मीनिंग बताई। एक आपको जियोमेट्रिकल, ज्यामितीय मीनिंग अर्थ होता है। तो ज्यामितीय अर्थ होता है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ क्या होता है, टेंजेंट, ठीक। डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है डी वाई बाई डी एक्स। और मैथमेटिकल मीनिंग, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन, ये तो कहते हैं ना, वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक।
और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं बेसिक मेथड में। फिजिकल मीनिंग होती है द इंस्टेंटेनियस चेंज, मतलब तात्क्षणिक, ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ा तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक त्वरण, ठीक है, तो वही इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। अगर कहीं डी वाई बाई डी टी लिखा है तो इंस्टेंटेनियस चेंज इन टी विद रिस्पेक्ट टू वाई, नहीं, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तो कुल मिला के ये है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप इसके नोट्स भी ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। तो अब देखो इस एप्लीकेशन डेरिवेटिव में आप कुछ टॉपिक को कवर करेंगे, वो कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं वो चेक करते हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ेंगे इसमें, तो देखिए टॉपिक होगा आपका, देखते हैं, देखो टॉपिक कौन कौन सा कवर होगा। टॉपिक होगा पहला, सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो होगा रेट मेजर। सबसे पहला टॉपिक होगा क्या आपका, रेट मेजर, रेट मेजर, ठीक। रेट मेजर होता है आपका मतलब डी वाई बाई डी एक्स, वही मतलब एक जैसे रेट मेजर का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब एक क्वांटिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, ये रेट मेजर होगा, ठीक है। सबसे पहला ये पढ़ेंगे। फिर सेकंड वाला जो पढ़ेंगे वो सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे आप मोनोटोनोसिटी। क्या पढ़ेंगे, मोनोटोनोसिटी, ठीक है। इसका दूसरा नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये पढ़ेंगे, ठीक, समझ आए। ये सेकंड टॉपिक हो जाएगा आपका। थर्ड टॉपिक आप पढ़ेंगे, ठीक, टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्शरेखा और अभिलंब। फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे आप, फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। फोर्थ टॉपिक क्या पढ़ेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और जो फिफ्थ 1 2 3 फोर्थ हो गया, 1 2 3 4 वर्ड प्रॉब्लम्स। फिफ्थ में क्या पढ़ेंगे, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक। और सिक्स टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेशन। इतने टॉपिक इस आपके इसमें आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेट मेजर ही स्टार्ट करेंगे, रेट मेजर, ठीक है। तो रेट मेजर में आप क्या पढ़ेंगे इसको समझ लो, रेट मेजर ही स्टार्ट करेंगे। रेट मेजर में आपको ये हेडिंग वेडिंग नहीं डालनी है, बस नोट्स जहाँ तक था वो पीछे लिखना है, बस वहीं तक लिखना है, ठीक। अब रेट मेजर मैं समझाने जा रहा हूँ। जैसे डी वाई बाई डी एक्स, रेट मेजर क्या है कि वाई में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये रेट मेजर कहलाता है आपका। या डी बी बाई डी टी लिखा है तो वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, यही आपका रेट मेजर कहलाता है, ठीक। इस पर कुछ सवाल है, एक्सरसाइज 9.1 से स्टार्ट करेंगे। इसके एग्जाम्पल भी आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप लोग एग्जाम्पल भी लगाइएगा इस एक्सरसाइज के, ठीक। चलिए इसको हटा देते हैं। देखो एक्सरसाइज 9.1 है आपका, एक्सरसाइज 9.1 है, ठीक। अब देखो एक्सरसाइज 9.1 के लिए आपका पहला सवाल जो है वो क्या है, चेक करते हैं। सवाल को पढ़ते हैं, ठीक, और उसी हिसाब से जवाब देते हैं। देखो धातु की एक वर्गाकार प्लेट का प्रसार हो रहा है, ठीक है। आप सभी लोग अपनी बुक में, बालाजी पब्लिकेशन की है, ठीक, आप सभी लोग अपनी बुक में देखिएगा, लिखा है धातु की एक वर्गाकार प्लेट का प्रसार हो रहा है, मतलब एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, एक वर्गाकार प्लेट है ऐसे। सवाल को आप पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। और मान लिया इसकी साइड सभी कितनी है, एक्स है, ठीक। तो धातु की एक वर्गाकार प्लेट का प्रसार हो रहा था, इसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। मान लो एक्स है भाई, सब भुजा कितनी कितनी की है, एक्स है। अब सवाल में कहा जा रहा है कि प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब भुजा में वृद्धि हो रही है किसके सापेक्ष। भाई देखो आपको दिया गया है इक्वल में, ऐसे पढ़ो 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो देखो सेंटीमीटर दूरी है तो दूरी में परिवर्तन, मतलब भुजा में परिवर्तन विद रिस्पेक्ट टू किसके, मिनट, मिनट का मतलब टाइम, ठीक। तो इसका मतलब आपको दिया गया डी एक्स बाई डी टी, भाई भुजा में चेंज हो रहा है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में भुजा में चेंज, तो डी एक्स बाई डी टी आपको दिया गया है, ठीक है। तो प्लेट का क्षेत्रफल किस दर से, तो एरिया किस दर से, दर का मतलब समय, समय के सापेक्ष एरिया का, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। जबकि प्लेट की भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब एक्स बराबर 20 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, ठीक। तो अब देखो आपको जो दिया गया है उसी फार्मूले को, मतलब जो ज्ञात करना है उस फार्मूले का यूज करें। ज्ञात क्या करना है, एरिया में चेंज चाहिए ना, एरिया में चेंज। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। ध्यान दो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, टी के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि डी ए बाई डी टी चाहिए ना, तो सापेक्ष अवकलन। ध्यान से देखें,
एक तो ये हो जाएगा कितना आपका डी ए बाई डी टी बाएं पक्ष में, लेकिन इस वाले एक्स स्क्वायर का तो टी के सापेक्ष हो नहीं सकता, तो इसको लिखेंगे डी एक्स बाय डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब फंस रहा है क्या, आपको करना किसके सापेक्ष, डी टी के, तो डी एक्स बाई कितना हो जाएगा डी टी, समझ में आएगी नहीं है। इस एक्स स्क्वायर का अवकलन हो सकता है एक्स के सापेक्ष, लेकिन ज्ञात करना है आपको किसके सापेक्ष, बोलिए टी के सापेक्ष, मतलब टी के सापेक्ष करना है। तो डी एक्स क्या किया, गुणा भाग कर दिया, वो मालूम है क्या करना है। तो ये हो जाएगा कितना आपका 2x और इंटू डी एक्स बाई कितना डी टी, सारी वैल्यू रख लो। 2x की वैल्यू शायद 20 है, ये देखो हाँ 20 है, ठीक, और इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू भी 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 80 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 80। ये हो जाएगा ए मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर मिनट। ये इस सवाल का क्या होगा आंसर, पहला सवाल होगा। समझ में आया, ठीक, बहुत आसान सा सवाल है। जो दिया गया है वो लिख लीजिए पहले, ठीक है, जो फाइंड करना वो लिख लीजिए, जो करने का उसी का फार्मूला लगाइए, ठीक है, और अगर कोई क्वांटिटी बच जाती है तो जो दिया गया है उससे आप निकालिए, ठीक है। सवाल नंबर 2 पे आते हैं, हटाएं इसको, सवाल नंबर 2 पे, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2, सवाल को पढ़ेंगे सभी लोग। एक वृत्त की त्रिज्या 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन, ठीक है, सेकंड के सापेक्ष मतलब समय के सापेक्ष टी आर बाई टी डी टी 0.1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये दिया गया आपको, ठीक, दर से बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करो, मतलब फिर से आपको डी ए बाई डी टी ही आपको क्या करना है, फाइंड करना है, जबकि वृत्त की त्रिज्या आर बराबर आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपको देखो एरिया फाइंड करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लो, वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका मतलब डी ए बाई कितना डी टी, डी ए बाई डी टी, सॉरी पहले क्षेत्रफल का फार्मूला तो लिख ले। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, देखो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, पाई कॉन्स्टेंट। अब इसका तो आर के सापेक्ष ही करेंगे, डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर, लेकिन करना किसके सापेक्ष है, टी के सापेक्ष, तो डी आर बाई डी टी, डी आर कैंसिल, डी बाई डी टी। तो ये हो जाएगा आपका कितना, आर स्क्वायर का अवकलन कितना 2r, भाई 2 बगल में, आर की पावर में से 2 घट गया, तो ये होगा 2 पाई आर इंटू डी आर बाई कितना डी टी, वैल्यू रख लो सारी, 2 पाई ऐसे रहने दो, आर की वैल्यू कितनी है 0.1, ठीक, पूरे डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, डी आर बाई नहीं, डी आर बाई डी टी की 0 है और आर की 5 दी गई है, ये रख लो। तो होगा 5 एक कम नहीं, 5 दूनी 10, ये करेंगे तो क्या आ जाएगा पाई, केवल भाई गुणा भाग करेंगे तो कितना आएगा, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड दिया गया, मिनट नहीं दिया गया। ये सवाल नंबर 2 हो गया, ठीक। सवाल नंबर 3 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 3, चलिए देखिए सवाल नंबर 3 क्या करे, एक परिवर्ती घन का एक किनारा है, देखो एक परिवर्ती घन का एक किनारा, एक परिवर्ती घन बना है, घन का एक किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से, मान लिया घन की भुजा कितनी है x है, ठीक है, माना घन की भुजा कितनी है, माना घन की भुजा x है, तो देखो भुजा में परिवर्तन मतलब dx बाई समय के सापेक्ष कैसा dt, और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा किस दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो पूछा गया आपसे dv बाई dt आयतन, ये पूछा गया आपसे, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर है, मतलब x बराबर कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर, इस पर ज्ञात करना आपको, ठीक। तो देखो पहले घन का आयतन लिख लेंगे, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, v बराबर भुजा की घात 3, तो भुजा को कितना माना आपने x माना है, भुजा को कितना माना है x, तो v बराबर x की घात कितना हो जाएगा 3। अब इसका अवकलन कर देंगे हम, v बराबर x की घात 3 है, इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो dv बाई dt, इसका तो x के सापेक्ष ही होगा, तो x क्यूब हो जाएगा, तो dx बाई dt जुगाड़ निकालना पड़ेगा, dx कैंसिल, डी बाई dt, ठीक, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई कितना dt, ठीक, 3x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर, और dx बाई dt की वैल्यू आपको पास है 3, ठीक, 3 तरह की 9, 10 दामा 100, मतलब 900 सेंटीमीटर आयतन ना, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड चेंज होगा, क्या हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इतना चेंज आएगा इसमें,
ठीक, तो 3 नंबर ऐसे लगा लेंगे, 3 लग जाएगा। 5 नंबर देखो, 4 नंबर, 4 आप ऐसे लगा लें, 3 तो बता ही दिया मैंने, तो 5 नंबर देखो आगे, सवाल नंबर 5। ठीक, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ता है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ता है, देखो क्या बढ़ रहा है, ध्यान दो, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ रहा है, मतलब dA/dt है आपका कांस्टेंट, एक समान दर से बढ़ना, तो ये हो गया क्या, कांस्टेंट, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तब सिद्ध कीजिए कि, प्रूफ क्या करना है पहले वो देखिए, सिद्ध कीजिए कि परिधि, परिधि को सरकमफियरेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, सरकमफियरेंस। तो लिखिए प्रूफ क्या करना, सिद्ध कीजिए कि परिधि परिवर्तन की दर त्रिज्या के वेध प्रमाणपाती होता है। प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूव करना है आपको, परिधि परिवर्तन की दर मतलब dc/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये आपको प्रूव करना है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है कि ये प्रूव करना है आपको, ये इतना लाना है। ठीक, सवाल को पढ़ लें, लिखा है सिद्ध कीजिए कि परिधि परिवर्तन के, परिधि को सी से रिप्रेजेंट कीजिए, तो परिधि परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, ठीक है, तो परिधि परिवर्तन की दर त्रिज्या की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती प्रमाणपाती होती है, ये आपको प्रूव करना है। चलो देखो, आप सबसे पहले ध्यान दें, तो आप सी बराबर क्या लिखेंगे, बोलो, घन, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का सरकमफियरेंस क्या होता है, बोलो, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से क्या करता है, बढ़ता है, यही है ना, वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ता है। तो देखो वृत्त का सरकमफियरेंस जो होता है वो 2πr होता है, कितना होता है, 2πr, मतलब वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2πr। तो इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dc बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, dc/dt, और 2 इसको लिखेंगे dr कितना, dt। अब आपको dr/dt नहीं पता है, नहीं पता है ना, dr/dt नहीं पता है, इसको इक्वेशन बता के छोड़ दें। अब आप देखो, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, एरिया कांस्टेंट दिया गया ना, तो इसी का प्रयोग कर लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। अगर ध्यान दें तो a बराबर πr² होता है, क्या होता है, a बराबर πr², तो इसका मतलब dA/dt इज इक्वल टू पाई, ये हो जाएगा r² का अवकलन 2r इंटू dr कितना, dt, समझ में है। ठीक, यहाँ से dr/dt की वैल्यू निकाल लो, dr/dt इज इक्वल टू 1/2πr, 1/2πr dr/dt, ये हो गया आपका, dr/dt नहीं, dA/dt ट्रांसफर कर लिया ना, देखो ये भाई dr/dt इधर, बाकी सब नीचे ले आया तो dA/dt बचा। तो यहाँ पर dr/dt का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो, समीकरण नंबर 1 से, तो हो जाएगा कितना, dc/dt, मतलब dr/dt आपका हो जाएगा dc/dt, रख लो यहाँ पर dc/dt इज इक्वल टू, जरा देखो 2 अपनी जगह पर, और dr/dt की वैल्यू ये है 1/2πr इंटू dA/dt, ये वैल्यू है, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, मतलब dc/dt इज इक्वल टू 1/r dA/dt, ये हो जाएगा। अब देखो dA/dt है कांस्टेंट, ऊपर दिया गया ना dA/dt कांस्टेंट, तो यहाँ पर बराबर की जगह पर अनुक्रमानुपाती का नियतांक लगा सकते हैं, तो dc/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, 1/r, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, समझ में आया। ठीक है, ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ऐसे आप 5 नंबर भी लगाएंगे। सवाल नंबर 5, अगर नहीं आएगा तो बताइएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ता, सिद्ध कीजिए परिधि परिवर्तन की दर जो है, ये तो बताया है, परिधि परिवर्तन की दर के त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती थी। ये सवाल नंबर 5 था आपका, खत्म हो गया। सवाल नंबर आ जाते हैं 6 पे। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में क्या करें, एक आयत की लंबाई x बराबर 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट के दर घट रही है ना। देखो एक आयत की लंबाई x बराबर 5 सेंटीमीटर पर मिनट के दर से घट रही है, मतलब x में परिवर्तन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, और घट रही है तो -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक, और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर पर मिनट के दर से बढ़ रही है, तो चौड़ाई को मान लिया y, dy/dt बराबर +4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इधर से बढ़ रही है, x बराबर 8 दिया गया, y बराबर कितना दिया गया, 6। ठीक है, तो परिमाप परिवर्तन की दर मतलब dc/dt आप चाहिए, एक तो ये निकालना है, दूसरा क्षेत्रफल परिवर्तन की दर dA/dt निकालना, दोनों चीज निकालनी है आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम तो ये है कि आपको पेरीमीटर
ठीक है, डीसी बाई डी टी या डीपी बाई डी टी निकालना पेरीमीटर, डीपी बाई डी टी। तो देखो आपको पता है आयत का परिमाप क्या होता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट नंबर आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है एल इंटू बी, एल प्लस बी। तो 2 ब्रैकेट में एल की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो लंबाई को क्या माना आपने, एक्स माना है, और प्लस दूसरा क्या माना है, वाई को, लंबाई को एक्स और चौड़ाई को क्या माना है, वाई, दोनों चीज़ें मान ली। अब इसका आप अवकलन कर दीजिए किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष अवकलन करना, टी के सापेक्ष। तो पी इसका करो टी के सापेक्ष अवकलन, डीपी बाई डी टी, डीपी बाई डी टी, 2 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और प्लस डी वाई बाई डी टी, क्लियर। तो इस तरीके से डी एक्स बाई डी टी है, ठीक है, हाँ डी टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया है। तो मतलब डी पी बाई डी टी इक्वल टू 2 डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी आपको लाना है, क्लियर है, ठीक। तो देखो पैरीमीटर आपका क्या होता है, चेक करो, वैल्यू रख लो 2 और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू रख लो जरा, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, हाँ डी एक्स बाई डी टी की -5 है, क्या है -5 है, और प्लस डी वाई बाई डी टी की कितनी है, +4। ओवरऑल 4 में से 5 गया -1, 2 गुणे -1 मतलब -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट या सेकंड जो दिया गया, ठीक है। ये आपका क्या कर रहा है, घट रहा है, नेगेटिव ये बताता है कि घट रहा है, नेगेटिव साइन जो है क्या बताता है कि ये घट रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर आपको आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन चाहिए, किसमें चाहिए, क्षेत्रफल में। तो चलो देखो वो भी देख लेते हैं। देखो अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना सेकंड नंबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, नहीं अलग अलग है लंबाई में। तो ए बराबर एक्स इंटू क्या हो जाएगा, वाई, मतलब आयत की लंबाई एक्स है, चौड़ाई कितनी है, वाई है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, एक्स इंटू वाई, ठीक। इस तरीके से डी ए बाई क्या निकलेगा, डी टी प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का कितना अवकलन, सबकी वैल्यू रख लो जाओ, ठीक है। सबकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर x बराबर कितना कितना रखना है, वैल्यू देख लीजिए, x बराबर 8 सेंटीमीटर, y बराबर 6, तो x बराबर 8 रखिए, ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 और फिर कितनी 4, 8 4 -5 गुणे कितना 6, है -5 गुणे 4 गुणे 6, 8 चौक 32 और माइनस का 5 छक्का 30, मतलब ये बचा कितना प्लस का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। तो इस तरीके से हो गया आपका सवाल नंबर 6, क्लियर, 6 नंबर तक क्लियर हुआ सबका, ठीक। अब 6 के बाद आप देखिए 7, 6 नंबर तक क्लियर हो गया सवाल, है। 6 के बाद आप बढ़ते हैं 7 में, 7 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा समान रूप से 3 सेंटीमीटर लंबाई 3 मीटर सेकंड की दर से बढ़ रही है। चलो देखो क्या नंबर 7 नंबर, सात नंबर क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा समान रूप से 3 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा समान रूप से 3 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। देखो समबाहु त्रिभुज की भुजा माना भुजा कितनी है x, माना भुजा कितनी है x, भुजा बराबर आपको x दी गई, ठीक है। अगर भुजा x मिल गई है तो आपको करना क्या है, पहले ये सोचिए, ठीक है। अगर ये देखें तो भुजा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है ना, तो dx बाई dt दिया गया है ना, मतलब x में परिवर्तन t के सापेक्ष, तो 3 मीटर पर सेकंड, इसी से पता लगता क्या दिया गया, 3 मीटर पर सेकंड दिया गया ना। तो मीटर क्या है, दूरी का किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष अवकलन, तो दूरी x है और समय कितना t, dx बाई dt बराबर 3 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो पूछा गया है डी ए बाई कितना dt, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। उसकी भुजा की लंबाई x बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना है x बराबर 10 मीटर, ठीक। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप क्षेत्रफल का फार्मूला लें, क्योंकि ए ज्ञात करना है। तो देखो समबाहु त्रिभुज का ए क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज होता है,
ठीक, भुजा का स्क्वायर। तो देखो ए बराबर √3/2, √3/2 भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स दिया गया ना भुजा, एक्स स्क्वायर। बस इसी का टी के सापेक्ष अवकलन कर लो, डी ए बाई कितना डी टी, रूट कितना 3/2, ठीक। और इसका हो जाएगा एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई कितना डी टी, ठीक। इसको हल करेंगे तो √3/2, ठीक, एक्स स्क्वायर का कितना 2x और डी एक्स बाई डी टी सबकी वैल्यू रख लो भाई, ठीक। तो √3/2 और 2 गुणे एक्स की वैल्यू कितनी हुई, एक्स बराबर कितने सेंटीमीटर दिया गया देख लो, लिखा 10, तो 2 गुणे 10 और इंटू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आई है आपके पास कहाँ पे 3, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी दी गई 3। तो देखो 10 दूनी 20 तिहाई 60, ठीक है। तो 60 √3 बटे में कितना 2, तो कुल मिला के 30√3, तावा 30√3, ठीक है ना, 30√3, 30√3 नहीं 15√3 है, 10 का 60 15, एक मिनट को क्या हो जाएगा आपका 10 33 दूना 60 है ना, 60 √3/2 एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। एक सेकेंड, एक मिनट, √3/4 होता है, यहाँ 2 लिख गया गलती से, ठीक है। बुझा, ये √3/4 होता है, यहाँ 3/4 तो √3/4 ये 4, यहाँ जब 4 करेंगे तो कट के 2 आएगा यहाँ पे, और 2 या 4 से डायरेक्ट काट देंगे 15 सीधे, तो 15√3 आंसर आएगा, क्या आएगा 15√3, आंसर गलत हो गया था हमारा, ठीक है। इस तरीके से आपका 7 नंबर हो गया, ठीक है। आप देखते हैं सवाल नंबर 8, सवाल नंबर ये था 7 नंबर था, हाँ 7 नंबर था। अब सवाल नंबर आ जाते हैं किस पर 8 पर। सवाल नंबर 8 अगर देखेंगे, गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, मतलब dr/dt बराबर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़े, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल को सरफेस एरिया ds बाई किससे दिखाया dt, ये पूछा जा रहा है किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या r बराबर कितना दी गई 15 सेंटीमीटर पूछा जा रहा है, ठीक। तो चलिए देखें, आपको पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आपका क्या निकलेगा, ये पहले देखो 4πr² सरकमफेरेंस जो है, ठीक है भाई। गुब्बारे की त्रिज्या सरफेस एरिया क्या होगी 4πr², ठीक है। गुब्बारे की पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा y = 4πr²। मान लिया हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल को दिखाया s से, तो s बराबर हो जाएगा 4πr², t के सापेक्ष अवकलन करो, ds बाई डी टी = 4π अब d बाई डी आर ऑफ कितना r² इंटू डी आर बाई कितना डी टी, ठीक। तो हो जाएगा 4 दूनी 8πr, क्या हो जाएगा 8πr और इंटू डी आर बाई कितना डी टी, क्या देखो आगे हो जाएगा 8πr की वैल्यू कितनी मानी आपने 15, ठीक। डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, मतलब 10 ये हो जाएगा 150 और 120, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा 1200 पाई, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो ये था आपका सवाल नंबर 8। तो आप सभी लोग अब जो है कुछ सवाल और लगाइएगा, आगे के जो लग जाएंगे वो लगाइएगा, नहीं लगेगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। वैसे सवाल लगाने का प्रयास करेंगे, उदाहरण की हेल्प लेंगे तो निश्चित तौर पे सवाल कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे सवाल नंबर 9 है आपका बुलबुला है, उसमें भी यही हिसाब किताब लगेगा, ठीक है। सवाल नंबर 10 थोड़ा सा चेंज है तो उसको कल बताएंगे, आज सवाल नंबर 9 तक क्लियर करो सभी लोग, समझ में आया ना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।